दोस्तों, नेपाल की एविएशन इतनी ख़राब है कि यहाँ के आसमानों से उड़ने वाली फ़्लाइट पकड़ने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। पिछले 30 साल में नेपाल में 27 एयर क्रैशेस हो चुके हैं। यहाँ का आसमान बेहद खतरनाक। यहाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही मजे हुए पायलट की ज़रूरत पड़ती है और वो भी नेपाल के पास नहीं है। यानी यहाँ के प्लेन में लोग जान हथेली पर लेकर यात्रा करते हैं। यानी नेपाल मौत का ऐसा गहरा कुआं है जहां इंसान की डेड बॉडीज तक नहीं मिलती है। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 की डेड बॉडीज तक मिल चुकी है और 4 लोग के 100 अभी भी नसीब नहीं हुए हैं। ये वही एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट, जिसकी फंडिंग चाइना ने की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस प्लेन क्रैश का कारण किसी की साजिश हो, वरना उड़ते प्लेन से कहां गायब हो जाएंगे और 4 लोग जिनकी ना डेड बॉडीज मिल रही है और ना ही वो लोग, उनका क्या कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और ये तो बस एक घटना है। ये तो छोड़ दीजिए दोस्तों, पिछले 76 साल में तो 96 विमान घटनाएं हो चुकी हैं और 900 से भी ज़्यादा लोग इन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर क्यों नेपाल में होता है मौत का ऐसा खेल? क्यों नेपाल हवाई जहाज़ों का कब्रगाह बनता हुआ जा रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के आसमान की दास्तां जो नेपाल के लोगों को मौत के घाट उतार देती है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रही यति एयरलाइंस का ATR 7215 विमान रविवार को क्रैश हो गया है। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है। पिछले 30 साल में नेपाल में यह 28वां विमान हादसा है। एक्सपर्ट का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवी पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। दोस्तों, नेपाल में जो विमान ATR 7215 हादसे का शिकार हुआ है वो ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का हिस्सा है। इस विमान के नाम में लगा 72 इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को बताता है। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। इसके बाद 100 से ज़्यादा देशों की करीब 200 एयरलाइंस में इस विमान को शामिल किया गया। इस मॉडल के एयरक्राफ्ट को फ्रेंच कंपनी एयरबस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया है। यह कंपनी कार्गो और कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट विमान भी बनाती है। वहीं दोस्तों, अगर इस प्लेन के हादसे की बात की जाए तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने 2 बार लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी थी। दोनों ही बार परमिशन दे दी गई, लेकिन लैंडिंग से कुछ देर पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके साथ ही दोस्तों, नेपाल में उड़ान भरना इतना मुश्किल और इतना खतरनाक क्यों है? ये सवाल सबके दिमाग में घूमता होगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में उड़ान भरना मुश्किल और ख़तरनाक होने के कई कारण हैं, जैसे कि नेपाल की प्राकृतिक बनावट यानी पहाड़, पुअर रेगुलेशन यानी खराब नियमन और नए विमानों की कमी विमानों के उड़ान के लिए नेपाल को सबसे खतरनाक देश बनाती है। दोस्तों, नेपाल में सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खतरनाक भौगोलिक स्थिति भी पायलटों के सामने बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ में से एक माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक संकरी घाट में है। इस वजह से विमानों को मोड़ने के लिए काफ़ी तंग जगह मिलती है। नेपाल के पूर्वोत्तर में स्थित दुकला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। यह एयरपोर्ट एवरेस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ के बीच एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। लुकड़ा हवाई अड्डे के रनवे के एक छोर पर विशालकाय पहाड़ है तो दूसरे छोर पर खाई है। ऐसे में सिर्फ अल्ट्रा ट्रेंड पायलटों को ही इस हवाई अड्डे पर विमान उतारने और उड़ान भरने की इजाज़त है। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर रडार टेक्निक की कमी होना है। इसकी वजह से पायलटों को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अशोक पोखरियाल बताते हैं कि पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते थे। इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती थी। नेपाल में आवश्यक और पर्याप्त कुशल ट्रेंड और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ भी नहीं है।
वर्कफोर्स की कमी के कारण कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई और घंटों तक काम करना पड़ता है। देखा जाए तो यह काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कंपनी ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। नेपाल की एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरी हुई है। 2019 में यूरोपीय एक्सप्रेस कंपनी एयरबस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 संकरी बॉडी वाले एयरबस A320 जेट डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को 34 लाख यूरो यानी कि 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अब नेपाल के हवाई हादसों का इतिहास जानिए। पिछले कुछ सालों में भले ही नेपाल की एयर इंडस्ट्री में तेजी आई हो, लेकिन यहाँ होने वाले विमान हादसों में कोई कमी नहीं आई है। खराब ट्रेनिंग और लापरवाही की वजह से नेपाल में ज़्यादातर हादसे होते रहते हैं। 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया था। काठमांडू जा रहा यह हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें नेपाल के पर्यटक मंत्री रविंद्र अधिकारी और उद्यमी आग छिलिंग शेरपा सहित 7 लोग की मौत हो गई थी। दोस्तों, इसके साथ ही 12 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक 76 सीटर विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही दोस्तों, फरवरी 2016 में पोखरा से जॉनसन के लिए एक विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद लापता हो गया था, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। विमान का मलबा बाद में नेपाल के मन्यागती जिले में मिला था। सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट 601 के क्रैश होने के बाद 19 लोगों की मौत हो गई थी। ये घरेलू विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय काठमांडू में हादसे का शिकार हो गया था। इसी साल की शुरुआत में यहाँ एक और विमान हादसा हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। 25 सितंबर 2011 को बुद्धा एयर का एक विमान 1900D ललितपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 भारतीय नागरिक थे। इसके साथ ही दोस्तों, दिसंबर 2010 में तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल एक और विमान हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 1992 में नेपाल में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विमान हादसा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 167 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, नेपाल में विमान हादसे की असली वजह क्या है? रविवार को नए विमान हादसे को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने कहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से यहाँ दुर्घटना हुई है। हालांकि असली वजह ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स मिलने को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, ऐसे में जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या है और इसके डेटा को एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है। ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं बल्कि ऑरेंज होता है। यह स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जो विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ताओं को उसकी वजह जानने में मदद करती है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। यह 2 तरह के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। दोनों डिवाइस को मिलाकर एक जूते के डिब्बे के आकार की यूनिट होती है। FDR हवा की स्पीड, ऊंचाई, ऊपर जाने की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 गतिविधियों को प्रति सेकंड रिकॉर्ड करता है। इसमें 25 घंटे का रिकॉर्डिंग स्टोरेज रहता है। CVR कॉकपिट की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। पायलटों की आपसी बातचीत, उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को रिकॉर्डिंग करता है। साथ ही स्विच और इंजन की आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड होती है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से पायलटों की बातचीत को एनालाइज करते हैं। जांच अधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि क्या पायलटों को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा जांच अधिकारी एयरपोर्ट पर अलग अलग डेटा रिकॉर्डर्स को भी देखते हैं। यहाँ रनवे पर टचडाउन के पॉइंट और इस समय विमान की स्पीड बताते हैं। जी हाँ दोस्तों,
नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें दोस्तों जानते ही होंगे आप लोग एयरलाइंस के प्लेन ATR-72 में 5 भारतीय समेत 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल का स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 68 लोगों के शव निकाले गए हैं। सरकार ने मौतों का आंकड़ा 29 बताया है। चश्मदीदों का कहना है कि इस हादसे में कोई भी बचा नहीं है। तो हाँ दोस्तों, ये है नेपाल के जो इस समय प्लेन क्रैशेज हो रहे हैं उसके कुछ मेन रीजन। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। इसके साथ ही चैनल पे नए आए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि भाई नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।